नमस्कार, इंडियन एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। सदस्यों के नाम पर फैसला बाद में लिया जाएगा। आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे। तो क्यों पड़ी परिसीमन इकाइयों के परिसीमन की जरूरत और इस पर क्या है विपक्ष और राजनीति के जानकारों का नजरिया, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े जिले अभी हमारे हैं। इनके अंदर की कठिनाइयां हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया। तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। जिलों के या की जो टेरिटरी का रीऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए एक प्रशासनिक आयोग बनाकर ये काम सरकार कर सकती है, कर रही है। तो इसमें भी जो है अभी जो प्रॉब्लम आ रही है बीजेपी के अंदर, जो ज्वालामुखी फट रहे हैं कि हर आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिला बनाना चाहता है। ना आबादी है, ना सुविधाएं हैं, ना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रशासनिक व्यवस्था है। अभी जो जिले बना दिए इनने, उनके पास तक भी जो है अमला नहीं है। तो ये केवल जुमले बांटने परोसने। तो क्यों पड़ी है प्रशासनिक इकाइयों के परिसीमन की जरूरत, इस पर क्या है विपक्ष राजनीति के जानकारों का नजरिया, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से, सत्येंद्र जैन मीडिया पैनलिस्ट है मध्य प्रदेश भाजपा से, और आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सत्येंद्र जैन जी आपसे ही है कि कहाँ उम्मीद जताई जा रही थी कि सीएम बीना को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, लेकिन उसके पहले ही परिसीमन का ऐलान सीएम ने कर दिया है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसका मायना है कि हमारा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस जो हमारा मूल मंत्र है, और हम उसके लिए जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सुशासन को मूल मंत्र मानती है और उसी दिशा में ये कदम है। और इसका बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यशस्वी और परम प्रतापी महाराजा विक्रमादित्य की भांति कुशल प्रशासक डॉक्टर मोहन यादव जी का निर्णय बड़ा अच्छा निर्णय है, जनहितैषी निर्णय है, जन कल्याण के लिए की दिशा में एक सोपान सिद्ध होगा। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो जिले बने हैं और जो संभाग बने हुए हैं, कई संभाग छोटे हो गए हैं, कई संभाग बड़े हैं, कई जिले बड़े हो गए और कई जिले छोटे भी हो गए हैं। और कई जिलों में तो जो गांव से जिला केंद्र तक, जिला मुख्यालय तक हमारे जो लोग हैं जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए या शासकीय अधिकारियों से मिलने के लिए जनता को बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसका युक्तियुक्तकरण करने की बात की गई है। तो उसी दिशा में एक कदम है। आज मुख्यमंत्री जी ने खिमलासा को पूर्ण तहसील भी बना दिया है, भानगढ़ को उप तहसील बनाया गया है। ऐसे अनेक कार्य बीना में किए हैं और लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि जो हमारी माताओं बहनों को हमने दी है और वहां पे विकास कार्यों के लिए दी है। जो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माताओं बहनों को हम राशि दे चुके हैं। जो कांग्रेस रोती रहती थी कि और बोलती थी कि माताओं बहनों को 500, 200, 500 रुपए ले उनको हमारी 1.25 करोड़ के लगभग बहनों को हमने उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दी है। तो ये अनेक कदम भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशंसनीय हो रहा है, जो जनहितैषी कार्य है। और जो परिसीमन की बात है, तो इस परिसीमन आयोग का लिए बना भी दिया है। और श्री मनोज श्रीवास्तव जी जो है आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं, सीनियर रिटायर्ड अधिकारी, उनको इसका जिम्मे सौंपा है, उत्तरदायित्व सौंपा है। अब पूरा परिसीमन आयोग का गठन होगा और वो निर्णय करेंगे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय। देखिए, कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार रही, वहां लक्ष्मण सिंह जी बहुत वो कहते रहे कि रावगढ़ को जिला बनाओ, ऐसी हर जगह से उनके लिए आ रही थी समस्याएं, तो वो कुछ कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है इनको दर्द नहीं होना चाहिए। और जन कल्याण के कार्य में जो मैंने कहा, मैक्सिमम गवर्नेंस हो और मिनिमम गवर्नमेंट हो। हमारी जो शासकीय प्रणाली में जो गवर्नमेंट है वो कम से कम लगे और अब ज्यादा से ज्यादा सुशासन आए, जो वहां लोगों के लिए मदद मिले, गवर्नेंस ज्यादा हो। तो वो इसी मूल मंत्र को साथ
जी। चलिए ठीक है, पवन पटेल जी से प्रतिक्रिया ले लेते। पवन पटेल जी क्या कहेंगे, बीजेपी ने परिसीमन आयोग का ये जो गठन किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, कांग्रेस किस रूप में देखती है इसे? नहीं, देखिए, परिसीमन का जो गठन किया गया उसको ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि अब आने वाले 1-2 हफ्ते में सारे पेपर के विज्ञापन सब फुल हो जाएंगे कि परिसीमन करके एक बहुत बड़ा तीर भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया है। परिसीमन क्यों होता है, परिसीमन किस कारण से होता है, जो दिखाया जाता है अगर हकीकत में उसी के हिसाब से हो कि आम जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो ताकतवर लीडर रहेंगे वो अपने जगह को जिला बनवा लेंगे। पिछली बार भी कई सारे परिसीमन हुए थे, उसमें कई सारी विसंगतियां थी कि जो कांग्रेस का था वहां पे जो वोट डालने जाते हैं उसको काफी डिस्टेंस वाइज कर दिया था, जो वहां वोट ही ना डालना, कई सारी जो विसंगतियां वो नहीं होनी चाहिए। और ये इस तरह प्रचारित करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि परिसीमन करके आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बोल रहे हैं कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, अभी माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बाइट सुनी, उन्होंने बताया कि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ क्या परिसीमन से क्या रोजमर्रा जो कर्ज ले रहे हो कर्ज कम हो जाएगा? परिसीमन से क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? परिसीमन से क्या महंगाई कम हो जाएगी? परिसीमन से किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलने लगेगी? तो जो भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है ये परिसीमन, मैं कहता हूं कि परिसीमन ठीक है, जरूरी है, लेकिन परिसीमन के पहले जो अपने घोषणा पत्र में, जो अपने बतौलेबाजी पत्र में इन्होंने कौन से नंबर पे बोला था कि परिसीमन करेंगे, और कौन से नंबर पे बोला था महंगाई कम करेंगे, कौन से नंबर पे बोला था बेरोजगारी कम करेंगे, कौन से नंबर पे बोला था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, उन सबको पूरा नहीं किया। लाडली बहना इंतजार कर रही कि कब 3,000 रुपए, मामा ने बोला था कि चुनाव के बाद क्रमशः मिलते जाएंगे, कब 3,000 रुपए मिलेगा, 450 रुपए सिलेंडर कब मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इन सब बातों को पूरा करने के बजाय ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। हम कहते हैं कि आप करिए परिसीमन, लेकिन पहले जो आपने वादे किए थे, जो चुनाव में झूठे सपने इस प्रदेश की जनता को दिखाया था, उनको पूरा करने की दिशा में प्रयास करिए। आज किसानों की बात करते हैं, किसान की प्रतिदिन आय 27 रुपए रह गई है, 80,000 रुपए हर किसान कर्जदार हो गया है। देश प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर 55,000 रुपए का करोड़ का कर्जा है। ये पीठ ठोक रहा है कि हम 2,000 करोड़ की घोषणा कर दी, 5,000 करोड़ की घोषणा कर दी, रोज कर्जे पे कर्जा, रोज कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं। उस कर्जा को कम करने का कोई नीति नहीं, उस कर्जे को कम करने का कोई प्रावधान नहीं। इस तरह की नीतियां, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने आ चुका है। इसी कारण से उस दोहरे चरित्र को जनता अच्छी तरह से भांपने लगी है। इसी कारण से इस बार इनकी 400 पार की हवा निकल चुकी है और अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में और देखिएगा इसका परिणाम। अब जनता इनके बतौलेबाजी में नहीं आने वाली है कि हमने परिसीमन कर दिया। आपने सबसे पहले जिन 10 मांगों को, जिन 10 बतौलेबाजी को सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया, उनको पूरा करके बताइए। आपने बोला था किसानों की आय दुगनी करेंगे। सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? पवन जी का कहना है कि ज्वलंत मुद्दों से भटकाया जा रहा है। नहीं दिव्या जी, ऐसा कतई नहीं है। और भारतीय, मैंने कहा ना, एक एक बिंदु पर आप डिबेट रखेंगे, इसका समय बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, परिसीमन की बात हो रही है, मैं परिसीमन पे ही आता हूँ। कांग्रेस परिसीमन क्यों, हमारे केंद्र जी की सरकार रही, उत्तराखंड एक जगह हिंसा नहीं हुई। इन्होंने आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बनाया, कितनी हिंसा हुई थी। और हमने जम्मू कश्मीर में, कश्मीर और लद्दाख जो दो वहां पर बनाया और धारा 370 हटाई। तो हम परिसीमन करना जानते हैं और हमने जनता के दिलों को जीता है और इनके समय हिंसा भी होती रही है। और अगर ये बात कह रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की या किसानों की, तो देखिए, किसानों को हम 12 करोड़ किसान है लगभग भारत देश में, उनको हम लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दे चुके हैं और स्वावलंबी बना रहे हैं। उनकी जो किसानों की आय जो 2013-14 में थी, उसको हमने दोगुना कर चुके हैं 2013-14 के परिप्रेक्ष्य में, जब हमें केंद्र में मोदी जी की सरकार ने को जनता ने आशीर्वाद दिया, तब से हम डबल कर चुके हैं और आगे तिगुनी कर देंगे। और जिस प्रकार से अगर जो बेरोजगारी है, अब बेरोजगारी पे 4,000 रुपए प्रति बेरोजगार को देने की बात की गई थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने, 4 रुपए नहीं दिए और बेरोजगार बढ़ा दिए। हमने तो 130 लाख से ज्यादा पात्र हितग्राहियों को मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की राशि से उनको उद्यमिता की ओर, उनको रोजगार की ओर लगाया, मुद्रा लोन और लोन के द्वारा। और इसी प्रकार से हमने जो है लगभग 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी मध्य प्रदेश में। देश भर में की बात करें तो केंद्र ने भी 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। अब बेरोजगार को, जनता ने बेरोजगार कांग्रेस को किया। 25 साल से कांग्रेस निठल्ली हो गई है मध्य प्रदेश में। केंद्र में 15 साल हो जाएंगे 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में,
भगवान रूपी जनता का जनादेश आ चुका है और कांग्रेस को उन्होंने निठल्ला कर दिया है या ठलुआ कर दिया है। बुंदेली भाषा में कहें, बुंदेली मातृभाषा जो है, मदर टंग की बात करें तो वहां पे ठलुआ कहते हैं, निकम्मा कहते हैं। तो निकम्मा किया है, निकम्मा किया है। एक गाना भी बना है, वो बड़ा चर्चित गाना है फिल्म इंडस्ट्री में, निकम्मा किया है, निकम्मा किया है, कांग्रेस को इस जनता ने किया है निकम्मा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो भारत के भगवान रूपी जनता का के लिए हमेशा रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज जीडीपी मध्य प्रदेश की 70,000 करोड़ की होती थी, आज जीडीपी जो है 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई है। तो रोजगार भी बढ़े हैं। जो 40,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हो चुकी हैं। जो जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में ही 45 लाख से ज्यादा घर बना करके दिए हैं, उसमें तो बिजली दी हुई है, स्वच्छ जल दे रहे हैं हम उनको, पहले जल भी नहीं आता। ऐसे अनेक कार्य किए हैं। हाँ, और 80 करोड़ लोगों को हम भोजन भी दे रहे हैं। जो भोजन, जो खाद्यान्न किसान इतना उत्पादन कर रहे हैं, उसको कांग्रेस संभाल नहीं पाती थी, वो सड़ जाता था भंडार गृह में। और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि कांग्रेस की सरकार के समय, जब यूपीए की सरकार थी, कि इसको गरीबों में बांटो, तो ये लोग निर्लज्ज, कांग्रेस की सरकार कहती थी गरीबों को नहीं दे सकते, मुफ्त में नहीं दे सकते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह सौभाग्य मिला कि हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वह खाद्यान्न सरप्लस होता, हम सड़ाएंगे नहीं, हमारे वेयर हाउसेज में सड़ता नहीं है, हम उसको भगवान रूपी जनता को देते हैं। और इसी कारण से भारत के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं। उनको एक स्तंभ देने का काम, उनको एक आलम देने का काम हम करते हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द होता रहता है। कांग्रेस भूखमरी से बिलबिला रही है। कांग्रेस जो है सत्येंद्र जी, आशीष जी से जान ले लेते हैं, बिलबिला रही है। ठीक है सत्येंद्र जी, आशीष जी से जान लेते हैं। आशीष जी, आप राजनीतिक जगत के जानकार हैं, आप बताइए परिसीमन आयोग को किस तरीके से देखते हैं? परिसीमन आयोग का गठन जो किया है आशीष जी, तो इसलिए मानूंगा क्योंकि आम जनता की परेशानियों को हल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन देखिए, परिसीमन आयोग और पिछले कुछ दिनों से, काफी समय से बल्कि कहा जाएगा, कि नए नए जिले और नए नए संभागों के गठन की जो प्रक्रिया है, और उसके चलते जो है ये जो एक किस्म की प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हुई हैं लोगों को, ये उसको दूर करने का कदम। तो प्रशासनिक दिक्कतें जो बढ़ी हैं वो भी जिले और संभाग बार बार नए नए बनाने की वजह से ही बढ़ी है, और अब उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी एक प्रशासनिक निर्णय है। तो पहली बात तो ये है कि ये इस प्रशासन, आज जो परिसीमन आयोग बना है, इसकी दो चीजें सामने आती हैं। पहला ये है कि जनता की समस्या तो हल होगी, समस्या उसके दिशा में कदम बढ़ाया गया, लेकिन वो समस्या खत्म होगी अभी लगभग 2.5 साल बाद, क्योंकि उसमें है कि परिसीमन आयोग 2026 तक अपना काम पूरा करेगा, या लगभग उसकी जो टाइमलाइन की उसकी अवधि जो बताई। तो ये इसका मतलब यह है कि अभी 2.5 साल तक तो लोगों को अभी ये जो मौजूदा समस्या है उनसे जूझना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि परिसीमन का काम आसान नहीं होता है, बहुत बारीक होता है। तो जनता की राय, जनप्रतिनिधियों की राय, फिर क्षेत्रीय सीमाओं का बंटवारा, प्रशासकीय कार्यालयों का बंटवारा, डॉक्यूमेंट्स के सारे चीजों का जो हस्तांतरण होगा, वो सब एक बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन इससे सीधा अर्थ ये निकलता है कि 2-2.5 साल तक नए जिले भी नहीं बनेंगे फिर, और नए संभाग भी। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में बहुत सारी अर्थों को लिए हुए है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो जिले बनाने की जो मांगे बीच बीच में उठती रही और जिसके आधार पर जिले बनते रहे, तो कई बार हो सकता है, अब जो प्रशासनिक ये जो परिसीमन आयोग जो अपनी रिपोर्ट देगा, या जब वो इसको अध्ययन करेगा, तो बातें जो एक समझिए कि एक भावुक तरीके से कर लिए गए, भावुक आधार पे कर लिए गए, या फिर कुछ प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों के मांग को लेकर के कर लिए गए, या किसी और राजनीतिक या सियासी तकाजों की वजह से नए जिले गठन कर दिए गए। तो ये सारी स्थितियां जो हैं उससे उपजी हैं, और लोगों में कंफ्यूजन और भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ जिले तो ऐसे हैं जो आज से नहीं 30-40 सालों से इस तरह बने हुए हैं कि उनके उस क्षेत्र के निवासियों के घर से कलेक्ट्रेट की दूरी 6 किलोमीटर है, किसी दूसरे जिले के कलेक्ट्रेट की दूरी 6 किलोमीटर है, लेकिन उनको अपने जिला कलेक्ट्रेट के लिए 80 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं तो जो है तत्काल हल होनी चाहिए। तो इसमें इतना समय लग गया, उसके बाद नए जिले और संभाग बन गए तो और सी चीजें उलझ गई।
आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा कई जिले ऐसे हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं या जिनकी सीमाएं आपस में दिक्कतें हो गई हैं या संभाग बहुत छोटे हो गए। तो इन सब का ठीक तरीके से एक बार अगर ये कर दिया जाए और इस तरह के निर्णय लेने से फिलहाल बचा जाए और जनता की जो सुविधा है और अफसरों की जो उपलब्धता है उसको ध्यान में रखा जाए तो ये सारी कवायद ज्यादा अच्छी होगी और किसी भी छोटी सी मांग के आधार पर या किसी भी एक समीकरण के आधार पर नई प्रशासनिक इकाई बना देने से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को पहले ही ये सारी चीजों की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर नए जिले संभाग बने तो ये दिक्कतें ना है। तो अब परिसीमन जब हो रहा है तो उसके लिए अब इंतजार करने के अलावा आपको चारा भी नहीं। चलिए ठीक है, पवन पटेल जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखा जाए तो जिले तो आपने ही बनाए हैं, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 9 जिले आपने ही बनाए थे, फिर आपको इसमें पॉलिटिक्स क्यों नजर आ रही है? पॉलिटिक्स नजर नहीं आ रही, हमने बताया ना, हमने दोनों चीजें बताई आपकी। कई बार असंभव, कई बार वक्त की मांग होती है, कई बार भूमि भौगोलिक ऐसा समीकरण होता है कि वहां पे करना पड़ता है। लेकिन वही तो बोले, इसके पीछे इनके इरादे की बात कर रहे हैं हम कि किस इरादे से ये करते हैं। चुनाव का भी एग्जांपल दिए कि चुनाव के समय जो कांग्रेसी थे उनको वोटरों को उनका मतदान केंद्र दूर कर दिया। तो ये जो सातिरपन है, जो दोहरे चरित्र का भावना, उसके हिसाब से ना करिए, हमने पहले ही क्लियर कर चुका। और सत्येंद्र जैन जी आज बहुत गाने के मूड में, तो एक गाना मैं भी सुना देता हूँ कि हमारे सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। एक ये गाना भी आप सुन लीजिए सत्येंद्र जी, इसको भी देख लीजिएगा कैसा गाना है। आप इनको हिंसा की बात करते हैं, इनको मणिपुर की हिंसा नहीं दिखती। मणिपुर की हिंसा में हमारे देश के मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते, वो हिंसा इनको नहीं दिखेगी। ये किसानों की आय दुगनी करने का पीठ थपथपा रहे हैं। 27 रुपया प्रतिदिन किसान की आय और 75,000 के लगभग प्रति किसान के ऊपर कर्जा को ये अपनी पीठ ठोक रहे हैं, किसानों के दुगनी करना बता रहे हैं। तो लानत है इनके ऊपर जो बोल रहे हैं। ये युवाओं की बात कर रहे थे, व्यापम घोटाला कर देते हैं, नीट घोटाला कर देंगे, नर्सिंग घोटाला कर देंगे, पटवारी घोटाला कर देंगे और अपनी पीठ ठोकने का काम करेंगे। और ये बता रहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन, इस बार बड़े बड़े विज्ञापन थे पेपरों में, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन हम देते रहेंगे। उनके जीवन स्तर को सुधारेंगे नहीं कि वो अपने से खा सके, अपने से खा सके, उसमें भी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को उनका जीवन स्तर इतना गिरा देंगे कि मुफ्त के भोजन की जरूरत पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह के हालात से किसी भी तरह के समझौते कर सकती है, चाहे 750 किसानों को मौत के घाट उतारना हो, चाहे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके व्यापम जैसा घोटाला करना हो। किसी भी विश्वासघात करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। हमने हमेशा सही बात किया कि कांग्रेस को निठल्ला कर दिया, इन्होंने तो निठल्ला कर दिया पूरे युवाओं को। जो इस प्रदेश के युवा पढ़ लिख करके काम मांगने जाते हैं, उनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं पकौड़े दो, उनको निठल्ला कर दिया, किसानों को निठल्ला कर दिया। ये कांग्रेस की क्या बात करते? कांग्रेस ने तो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में दम है तो उससे बड़ी लाइन खींच करके बता दीजिए। विश्व रिकॉर्ड है। इतने गरीबों को, इतने दुखी को, इतने पीड़ित को अगर आप में दम है तो गले लगा के दिखा दीजिए। क्यों नहीं गए मणिपुर? अगर आप लोगों के, गरीबों के, युवाओं के इतने हितैषी बनने का प्रयास करते हैं तो क्यों नहीं गया आपने? क्यों उनकी भावनाओं को नहीं समझा? और जब कोई समझ रहा तो उसको निठल्ला बात करते हो। हमें इस तरह का निठल्लापन मंजूर है कि हम आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर की आवाज इसी तरह उठा सके, उनको गले लगा सके। आप क्या निठल्ला करेंगे? 400 पार की हवा निकाल करके जनता ने आपको इंडिकेशन दे दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की हार के अंतर को इतना कम करके इंडिकेशन दे दिया कि सुधर जाइए। ठीक है पवन जी, चलिए सत्येंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना है उनका? आप ठल्ले हो जाएंगे। पवन जी, हाँ सत्येंद्र जी बताएं। देखिए दिव्या जी, कांग्रेस जो है ना मानसिक संतुलन भी खो चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं ना, सिर्फ मीडिया में जीवित रहते हैं, ये सब बार बार यहाँ कह रहे हैं, और जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये खाली हैं, जनता इनकी गंभीरता से नहीं लेती। तभी तो हमें तीसरी बार 15वीं साल के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और हमारे एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। और इनकी तो 3 बार में जितनी सीटें नहीं आई थी उससे ज्यादा सीटें, 240 सीट हमारी आई हैं। आप लगा लीजिए पिछले 3 बार का जितना सब 2014 का चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की सीट है, तो कांग्रेस जो है मानसिक दिवालियेपन से ग्रस्त हो चुकी है। और जो बात कह रहे हैं ये भोजन की, तो आपको याद होगा कि अभी लोकसभा चुनाव गए तो कांग्रेस क्यों प्रलोभन दे रही थी?
10 किलो राशन देने का, हम 5 किलो देते हैं हर गरीब के, हर व्यक्ति को, 80 करोड़ लोगों को। तो इनको दर्द हो रहा है। और ये गरीब विरोधी भी है कांग्रेस। कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस किसान विरोधी है, कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस युवा विरोधी भी है। और आज कांग्रेस परिसीमन करने हम जा रहे हैं तो इस परिसीमन विरोधी भी है, क्योंकि इसने जो तेलंगाना का जब राज्य बना था तो हत्याएं कितनी हुई थी, आग लगी हुई थी पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और रोहित वेमुला जिसकी बात करते थे छाती ठोक के, वो दलित कहते थे, आज उसका कहते दलित सर्टिफिकेट उसका कैंसिल कर दिया, बोले वो दलित नहीं था। इनकी सरकार है वहां पर तेलंगाना में। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन कांग्रेसियों को। सिर्फ और सिर्फ ये आकर के अपने हित वाली बात करते हैं। लेकिन भारत की जनता बहुत विद्वान हो गई है, विज्ञान सम्मत हो गई, तर्क सम्मत है। ये अपने घिसे पिटे, और जो गरीबी इंदिरा गांधी जी कहती थी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, 1970 में वहां से नारा देते आए, आज ये उन गरीबों के विरोध में है। हमने 24 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से दूर किया है, ऊपर लेके आए। उनको अगर हम थोड़ा सहारा दे रहे हैं भोजन दे करके तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। और ये क्योंकि नहीं तो अगर हम सहारा नहीं देंगे तो फिर से गरीबी रेखा में आ जाएंगे। तो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस गरीब विरोधी भी है और कांग्रेस मानसिक दिवालिया। मणिपुर की जो बात की, कांग्रेस के दरअसल कान जो है ना सुनना नहीं, इनके कान खराब हो चुके हैं। मणिपुर के बारे में संसद में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा वक्तव्य दिया है और हर जगह उन्होंने जवाब दिया है। और आज जिस प्रकार से भारत की छवि उभर रही है विश्व के अंदर भी, आप देखिए रूस भी कह रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन के जो युद्ध को टाल सकता है, शांति स्थापित कर सकता है। तो इस तरीके का भारत का एक जो दृश्य उभर रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी जी की, मोदी जी की सरकार के कारण ही उभर रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, आशीष जी से औरत कहते थे हमारे प्रधानमंत्री को, दिव्या जी हमारे। ठीक है सत्येंद्र जी, आशीष जी से एक जवाब लेना चाहेंगे। आशीष जी क्या कहेंगे, परिसीमन का गठन ये जो अभी फिलहाल ये निर्णय लिया गया ये पहले हो जाना था। और हालांकि एक और बात की जाए अगर क्राइटेरिया की, तो लगातार देखा जाए तो क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, क्योंकि लगातार देख रहे हैं सागर में ही अगर देखा जाए तो 3 जिलों की मांग की जा रही है। सीमन जो आपकी जो ये डिबेट है वो पता नहीं मणिपुर और कहां चली गई, लेकिन जो परिसीमन का मूल मुद्दा है उसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसके आधार जो सियासी नहीं होने चाहिए और भावुकता के आधार पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। हाँ, अब भी जो अगर आज ये बात की गई है तो सीएम ने बीना दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले ये सब सारी बातें कही। तो बीना का जो दौरा इसलिए भी है, जैसा आपने जिक्र किया, कि सागर जिले को बांट कर या काट कर बीना जिले को बनाने का दबाव चल रहा है। और बीना जिला जो है, हालांकि बीना जिला बनाने की मांग जो है वो अभी नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही, 20, 25, 30 सालों से चल रही है। कांग्रेस ने भी इस सिलसिले में वादा किया था और बीना को सागर से अलग करने की बात हुई थी, इसलिए क्योंकि भौगोलिक रूप से दूर है। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत लंबे समय पहले हो जानी चाहिए थी। और ये लेकिन अभी अगर इसको थामा गया है या रोका गया है तो इसके सियासी कारण भी हैं, क्योंकि वहां से जो विधायक हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गई हैं और उनकी पहली मांग है, पहली शर्त ये है। और बीना में ही जो है खुरई को जिला बनाने की मांग जो है भूपेंद्र सिंह जो कांग्रेस बीजेपी के विधायक है उनका खेमा भी करना है। तो सागर को 2 जिला में बांटने का दबाव बन गया है। ऐसे समय में ये जो निर्णय लिया गया है इसकी राजनीतिक भी एक सीमाएं है, राजनीतिक मजबूरियां भी है, इसके तहत भी ये चीजें की गई हैं। लेकिन इन सब के बाद भी कई और भी जिले ऐसे सियासी वजहों से बनाए गए। तो प्रशासनिक आधार पर अगर ऐसी इकाइयों का गठन किया जाएगा जिसमें जनता की सुविधा को सबसे पहले देखा जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। फिर आप 50 की जगह 70 जिले बनाए, लेकिन ये ऐसी आधी अधूरी एक्सरसाइज करके किसी चीज को, किसी समीकरण को, किसी चीज को साधने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सरकार को। और अब सरकार के पास 4 साल का, 4.5 साल का समय है, आराम से, इत्मीनान से वो जनता की परेशानियों को और प्रशासनिक जरूरतों को सर्वोपरि रख के यदि मध्य प्रदेश में जिले बनाएगी तो जिलों की संख्या से कोई बात नहीं बनेगी, काम की गुणवत्ता से काम बनेगा। तो इस दिशा में सरकार को अब देर से ही सही, लेकिन अगर काम शुरू किया है तो उसको मुकम्मल करना चाहिए। और जो मनोज श्रीवास्तव है वो राजस्व के मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कई राजस्व के पेचीदा प्रकरण अपने सेवा काल में निपटाए। तो उनको यदि लाया गया है तो निश्चित तौर पर बारीकी से और बहुत समझदारी से सारे काम कर देंगे। लेकिन इसके पहले कोई भी जिला और संभाग बनाने से पहले सरकार को ऐसी घोषणा करने के पहले अब सरकार को ब्रेक लगाना चाहिए और इस पर बहुत, और आयोग की रिपोर्ट का फिर
पर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते ये डिबेट यहीं रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार ने एक और नवाचार किया है, प्रशासनिक इकाइयों का परिसीमन होगा और संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन किया जाएगा और सीमाएं नए सिरे से तय होंगी। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।